गुजरात में बारिश का पानी कई इलाकों से उतर गया है, लेकिन तबाही का मंजर छोड़ गया है और इसी तबाही की बात आज हम मातृभूमि में करेंगे। मैं आपके साथ शोभना यादव। राजकोट जिले में कल सबसे ज्यादा बारिश हुई, कई इलाकों में पानी अभी भी है। राजकोट के कई इलाकों में कल जो भारी बारिश हुई उसके बाद का वीडियो आज सामने आया है। आज बारिश थमी हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अभी भी कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बाढ़ और बारिश का असर सबसे ज्यादा गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिणी इलाकों में हुआ है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। फिलहाल जामनगर से लेकर राजकोट तक की स्थिति कल से आज जरूर बेहतर हुई है, लेकिन ये स्थिति कब तक बेहतर रह पाएगी ये कहना मुश्किल है। मातृभूमि के मददगारों पर राजकोट से पराक्रम जाडेजा ने हमें खास रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। गुजरात की धरती पर आसमान ने मचा रखी है तबाही। राज्य के करीब आधा दर्जन जिलों में बाढ़ और बारिश के पानी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। जामनगर से लेकर राजकोट तक और वडोदरा से लेकर गिर सोमनाथ तक आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। हालांकि आज बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कल जो बारिश हुई उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजकोट के जिस लोधिका में 21 इंच बारिश दर्ज की गई, वहां का वीडियो आज सामने आया। इस वीडियो में आप पानी के रौद्र रूप को देख सकते हैं। बारिश का ये पानी सब कुछ बर्बाद कर देने पर उतारू है। राजकोट की इन तस्वीरों को देखिए। मोबाइल कैमरे में ली गई इन तस्वीरों में दूर से एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिख रही है। जान जोखिम में डालकर पुलिस की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी है। राजकोट जिले के ग्रामीण इलाकों में पुलिस वाले सूचना मिलते ही तुरंत उन घरों तक पहुंचकर रेस्क्यू कर रहे हैं जहां जान आफत में फंसी है। राजकोट जिले का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ और बारिश के पानी से तबाह हो चुका है। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता के रिपोर्टर पराक्रम जडेजा लोधिका के गांवों में घूमकर तबाही की तस्वीरें देश को दिखा रहे हैं। लोधिका के आसपास के गांवों में कई घर टूट चुके हैं, बिजली के खंभे पानी में समा चुके हैं। सौराष्ट्र के राजकोट में भारी बारिश के कारण ज्यादातर नुकसान हुआ है। हम जो लोधिका गांव है वहां पे 21 इंच बारिश हुई थी। बारिश के कारण यहां पे भारी नुकसान हुआ है, भारी तादाद में नुकसान हुआ है। ये दृश्य हम दिखा रहे हैं और यहाँ पे जो किसान हमारे साथ है, पाल गांव है, वहाँ के किसान हमारे साथ है, हम उससे बात करेंगे। ज्यादातर किसानों को नुकसान हुआ है, क्या कहेंगे, कैसा नुकसान और कल क्या हुआ था? कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और खेत खलियान में भी बहुत नुकसान हुआ है और यहाँ पे 20 इंच से ज़्यादा बारिश हो गई है और पीजीवीसीएल का ये पोल लाइट चली गई है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ 10 फीट तक पानी था। यहाँ जखरा पीर का मंदिर है, वो भी सारा डूब गया था। राजकोट के लोधिका के अलावा जामनगर और जूनागढ़ के ज्यादातर इलाकों में पानी निकल चुका है, लेकिन बर्बादी नजर आ रही है। तो इधर गुजरात के कई शहर बाढ़ के चलते बेहाल हैं। उधर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेंद्र पटेल आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। मुख्यमंत्री बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जामनगर पहुंचे हैं, वहीं से बाकी इलाकों का भी वो दौरा करेंगे। और अभी कल ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन क्योंकि गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, घाटलोदिया सीट से विधायक रहे हैं, स्थिति से बखूबी वाकिफ हैं। कल अधिकारियों को, प्रशासन को निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और आज खुद मुख्यमंत्री दौरा करने पहुंचे हैं। फिलहाल जामनगर पहुंचे और वहीं से आगे कई इलाकों में
वो दौरा करेंगे। मातृभूमि में आपको अब दिखाते हैं जामनगर से आई कुछ तस्वीरें, जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। इस बीच हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जामनगर और राजकोट जिलों में अलग अलग जगहों पर पानी में फंसे 200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। लोगों को बचाने में एयरफोर्स के साथ ही एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। 7000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। कल 3 लोग बाढ़ और बारिश के पानी में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे थे। आप देख सकते हैं कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पानी में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। हजारों लोगों की जान इस समय बचाई जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। हर तरफ जहां तक निगाह जाएगी आपकी पानी ही पानी है। जामनगर और राजकोट जिलों में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। और मातृभूमि में अब आपको जूनागढ़ से आई तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बाढ़ के पानी में एक कार डूब गई। पानी में डूबी कार को बेहद मुश्किल के साथ पानी से बाहर निकाला गया। हाईवे पर पानी भरे होने की वजह से गाड़ी के ड्राइवर को अंदाजा नहीं हुआ और संतुलन खोने की वजह से गाड़ी नदी में गिर गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्रेन की मदद से इस कार को बाहर निकाला जा रहा है। जिस वक्त इस कार को बाहर निकाला गया, आसपास लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पानी क्योंकि हाईवे के ऊपर था तो अंदाजा नहीं लगा ड्राइवर को। ये जूनागढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बाढ़ और बारिश से विकट स्थिति, गंभीर स्थिति इस समय गुजरात के कई शहरों में। महाराष्ट्र के अमरावती में एक दुखद हादसा घटा है। 11 लोगों को ले जा रही नाव पानी में डूब गई। अभी तक 4 लोगों के शव निकाले गए हैं। यह हादसा आज सुबह वर्धा नदी में हुआ है। नदी में लोगों की तलाश अभी भी जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के अमरावती में ये नाव हादसा हुआ है। पूरी नाव डूब गई। 11 लोगों को लेकर ये नाव जा रही थी। कई लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो चलिए सुर्खियों के बाद आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी को दी सौगात। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का अलीगढ़ में आज शिलान्यास किया। तो चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश डिफेंस और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जायजा भी लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राजा महेंद्र सिंह के योगदान का जिक्र किया। पीएम ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी याद किया। विरोधियों पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा कि पहले डर और दहशत का माहौल था, अब विकास की हर योजना में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े, उन्होंने भारत के भविष्य के निर्माण की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया था। उन्होंने अपनी देश विदेश की यात्राओं से मिले अनुभवों का उपयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया। वृंदावन में आधुनिक टेक्निकल कॉलेज उन्होंने अपने संसाधनों से अपनी पैतृक संपत्ति को दान करके बनवाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी। आज आजादी के इस अमृत काल में जब 21वीं सदी का भारत शिक्षा और कौशल के नए दौर की तरफ बढ़ चला है, तब मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है। हमारे संस्कार है कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो हमें अपने बड़े अवश्य याद आते हैं। मैं आज इस धरती के महान सपूत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति
बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते और उनकी आत्मा जहां भी होगी हमें आशीर्वाद देती होगी। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। शौचालय बनाने का अभियान हो, गरीबों को अपना पक्का घर देना हो, उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। मातृभूमि में अब बात वर्दी के सम्मान की करेंगे। देश की सेवा करने वाले वीर जवानों की वर्दी जब भी आप देखते हैं उसे पहनने का मन होता है। कैसे आप ये पहन सकते हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे रिपोर्टर अभिनव गोयल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले जवान, तिरंगे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले जवान, सियाचिन की -70 डिग्री सेल्सियस की ठंड हो या फिर राजस्थान की रेतीली तपती जमीन, बिना थके बिना रुके भारतीय जवान अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी, हमारी, सबकी सुरक्षा के लिए जी जान लगा देते हैं। इनके साथ हर वक्त होती है वर्दी, वो वर्दी जो भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास की गाथा सुनाती है। वो वर्दी जो सैनिकों की जान होती है, वो वर्दी जो सैनिकों की दूसरी स्किन होती है। वो वर्दी जिसका सम्मान हर सैनिक के लिए सर्वोपरि होता है। मैंने आर्मी में तकरीबन 37 साल काटे हैं। किसी भी जवान को या किसी भी ऑफिसर को अपनी वर्दी से बहुत प्यार होता है। सैनिक के रिटायरमेंट के बाद इस वर्दी का क्या किया जाता है, इसको उन्हीं से समझते हैं जिन्होंने वर्दी को पहना और इस वर्दी के साथ देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा की। एक नौसैनिक के लिए वर्दी बहुत मायना रखती है, क्योंकि 30-35 साल इस वर्दी में हम देश के सेवा में जुड़े रहते हैं। कई बार हम वर्दी को हमारा सेकंड स्किन भी कहते हैं। फौजी लोग भी बहुत कमाल के लोग होते हैं। ये अपनी यूनिफॉर्म की पॉकेट में परिवार और दिल में देश रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा अपनी यूनिफॉर्म पे गर्व करते हैं और रिटायर्ड होने के बाद भी इस यूनिफॉर्म को बहुत ही संभाल कर रखते हैं। यह है असीम कोहली, जिनका एनजीओ है सिवाज निसिम फाउंडेशन।
ये फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रही है। इस वर्दी को रिसाइकिल करके उसका सामान बनाया जा रहा है, वो भी वर्दी के पूरे सम्मान के साथ। ये जैकेट महज एक जैकेट नहीं है। हो सकता है इस जैकेट में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की वर्दी का इस्तेमाल हुआ। हो सकता है इस जैकेट में गलवान घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की वर्दी का इस्तेमाल हुआ। हो सकता है इस जैकेट में मेरे गांव के शहीद प्रगट सिंह की वर्दी का इस्तेमाल हुआ, जिनके साथ में बचपन में खेला। इस तरह से इस जगह पर सैनिकों की वर्दी को सम्मानजनक विदाई दी जा रही है। सबसे पहले सैनिकों की वर्दी गोदाम में आती है। ये वर्दी हमें हिंदुस्तान के हर हिस्से से आती है। ये सियाचिन से भी आती हैं, ये गलवान से भी आती हैं, ये कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी में जो हमारे जवान हैं उनसे भी आती हैं, ये राजस्थान के रेतीले इलाकों से भी आती हैं। उन्हें यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद में इन वर्दियों को हम अपने अगले स्टेशन पे लेके जाते हैं जहाँ उन्हें खोला जाता है। हमारे स्टोर सेक्शन से हमारे अगले सेक्शन में यूनिफॉर्म आती हैं, जहाँ पे यूनिफॉर्म की सिलाई को खोल के उसे अलग अलग टुकड़ों में किया जाता है। वर्दी को जैसे सिलाई हुई होती है उसी हिसाब से अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें अलग प्रोडक्ट के लिए अलग चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हाइजीन का फैक्टर हमारे दिमाग में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है कि हाइजीन अच्छा होना चाहिए, इसलिए उसको हाई डेंसिटी लिक्विड के साथ में और बाकी चीज़ों के साथ में उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद में हमारी यूनिफॉर्म वापस आती हैं। तो जब हमारी वॉशिंग के बाद में पैनल्स वापस आ जाते हैं तो यहाँ कटिंग सेक्शन में आते हैं, और कटिंग सेक्शन में आने पे एक कटिंग करते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोडक्ट चाहिए। कटिंग होने के बाद में ये स्टिचिंग सेक्शन में जाता है। लहू का एक एक कतरा जब वतन की मिट्टी की खुशबू में रमता है तब जाकर वर्दी नसीब होती है। यहाँ उन तमाम सैनिकों की वर्दियाँ आती हैं जो एक समय के बाद रिटायर हो जाती हैं। इन वर्दियों से किस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं जो बाद में ज़रूरतमंद लोगों के काम आते हैं, आइए जानते हैं। ये हमारा सिलाई का सेक्शन है, जहाँ पे जो भी कटिंग के बाद में आता है, जो प्रोडक्ट बनने होते हैं फाइनली, वो चीज़ें यहाँ पे आके बनती है। इस समय जैसे आप जानते हैं कि मास्क की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इस समय यहाँ पे मास्क चल रहा है। इसके अंदर बाहर आउटर लेयर जो है वर्दी की है, और उसके बाद में इसके अंदर हमने एक लेयर लगाई हुई है फिल्टर की, और लिनन लगाया हुआ है। ये जहाँ छोटे छोटे पैनल्स होते हैं, हम जैसे ये टी शर्ट है, इस पे छोटे छोटे पैनल्स हम लगाते हैं इसके अंदर। इस बेशकीमती वर्दी से बने प्रोडक्ट में टी शर्ट, बैग, कंबल, मास्क, पेंसिल किट, बोतल, बैग और स्कूल बैग जैसे कई सामान हैं। IIT दिल्ली के सहयोग से बना स्टार्टअप 3 शहर दिल्ली, नोएडा और पुणे में काम करता है। ये कानपुर में है। ये एस्टेब्लिशमेंट IIT दिल्ली का एक स्टार्टअप है, उनके कोलैबोरेशन से बनाई है, जहाँ पे हमें साइंटिफिक तौर पे चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास में एक नोएडा में और एक पुणे में है। सेना से रिटायर मेजर जनरल असीम कोहली की इस मुहिम से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, खासकर महिलाओं को। NGO है जिसे टुगेदर एक साथ फाउंडेशन, जहाँ पे विमेन को जो पैंडेमिक के दौरान ग्रसित थी, उनको एक रोज़गार देने के मुद्दे से वहाँ पे उन्होंने बनाई थी एक फाउंडेशन। उनको हम काम देते हैं और वो भी हमें प्रोडक्ट्स बना कर देते हैं। हमें मौका मिला कि इनकी कलेक्शन हो और सहज निसन NGO की तरफ से इनकी रीपर्पस हो, ब्लैंकेट्स के तौर पे या फिर स्कूल बैग्स, एप्रन्स, मास्क के तौर पे, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन और डोनेशन अंडर प्रिविलेज लोगों में हो, और इसी दौरान नीडी लेडीज का भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। वर्दी जिसे पहनकर हमारे सैनिक सरहदों पर दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं, जिससे आपकी हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होती है, वही वर्दी रिटायर होने के बाद समाज में जरूरतमंद लोगों के काम आ रही है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मैं अभिनव गोयल, ABP न्यूज़ दिल्ली। गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने के 2 दिन बाद ये बड़ी खबर कि 16 सितंबर यानी परसों भूपेंद्र पटेल के कैबिनेट का विस्तार होगा। 16 सितंबर को अब गुजरात में कैबिनेट का विस्तार होगा। विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद भूपेंद्र पटेल ने कल शपथ ली और अब कैबिनेट का विस्तार जो है वो 16 सितंबर को होगा।